चलो जी, तो हेडिंग डाल लेना चैप्टर नंबर 12 बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ये चैप्टर आपका है बच्चों मॉड्यूल 3 में। मैं यहां पे लिख देता हूं मॉड्यूल 3। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स जैसे भी बोलो उसका ही पार्ट है। तो पहले कुछ बातें आपको लिखवाऊंगा। हाँ वेरी गुड, अर्पित के पास ऑलरेडी रजिस्टर है, बिल्कुल वही रजिस्टर यूज करना, एकदम साफ साफ रजिस्टर में पेज नंबरिंग डालते रहना, इंडेक्स में प्रॉपर लिखना कि भाई कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर से है, ताकि आप जब खुद पढ़ाई करोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक किधर आपका है। ठीक है ना, तो वेरी गुड, रेडी है हम लोग। अब अपने पेन वेन उठा लो, अब आपको मेरे साथ लिखना है। तो कुछ मैं आपको बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज मतलब इसके बारे में चीजें बताऊंगा, थोड़ी बहुत कानूनी चीजें भी बताऊंगा, सारी नहीं बताऊंगा। ऑफ कोर्स लॉ तो पढ़ना नहीं हमको, लॉ में तो आप डिटेल में हर सेक्शन अच्छे से पढ़ते हो, बट यहां पे कुछ रेलिवेंट चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो अब मेरे साथ साथ लिखते रहना, हम लिखते भी रहेंगे, चीजों को समझते भी रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनेंगे। चलो, तो अब मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप आराम से स्क्रीन देखते मेरे साथ साथ लिखते रहो। तो टॉपिक की हेडिंग डाल के फर्स्ट एरो डाल के लिखना, फर्स्ट एरो डाल के लिखना बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स, यहां पे बायबैक ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स by company from its shareholders, फुल स्टॉप। सेम लाइन पे लिखना, मतलब सेम कंटिन्यूएशन में लिखना है, सच bought back shares are then cancelled। ठीक है, तो इक्विटी वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज मींस परचेज ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स बाय कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, सच बॉट बैक शेयर्स आर देन कैंसिल्ड। ठीक है ना, तो आपने अपने फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन में, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपको याद होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडेम्पशन में क्या होता था, अगर आपको याद हो, बेसिकली कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उनके शेयर्स खत्म कर देती थी, यानी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो शेयर कैपिटल का पैसा होता था वो सिंपली वापस करती थी और अपना जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता था वो उड़ा देती थी, खत्म कर देती थी। तो वहां पे हम लोग बात करते थे स्पेसिफिकली प्रेफरेंस शेयर्स की। अब यहां पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। तो जो कंपनी होती है बच्चों, जो कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे इक्विटी शेयर्स जो हैं उनके वो वापस ले लेती है। कैसे वापस ले लेती है? खरीद लेती है, सिंपली खरीद लेती है। खरीदने का मतलब क्या है? उनसे उनके इक्विटी शेयर्स वापस ले लेगी, बदले में उनको पैसा पे कर देगी, कंसिडरेशन पे कर देगी, और फिर ये वाले जो इक्विटी शेयर्स है वो वापस लेके उनको कैंसिल कर देती है। मतलब सिंपली बोलो कि फाड़ के फेंक देती है। जो शेयर्स हैं, शेयर्स का कागज है, उसको फाड़ के फेंक देती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायबैक। क्या बोला जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बायबैक। ठीक है ना, तो जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब हम खत्म करते थे, उनका पैसा वापस करते थे, तो उसको हम बोलते थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसी तरह से अब जब इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा हम वापस करते हैं, उनके शेयर्स लेके खत्म कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायबैक। समझ आ गई बात? तो बायबैक की जब हम बात करेंगे, हमेशा बायबैक किसका होगा? इक्विटी शेयर्स का होगा। प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक नहीं होता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का तो रीपेमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन।
ठीक है जी। चलो, तो पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट एरो पॉइंट डाल के लिखो। नेक्स्ट लिखना मेरे साथ, इट लीड्स टू रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। It leads to reduction in share capital and current asset ब्रैकेट में लिखना बैंक बैलेंस। It leads to reduction in share capital and current asset, ब्रैकेट में लिखना बैंक बैलेंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है भाई, बहुत सिंपल बात है। जब हम इक्विटी शेयर्स वापस लेके कैंसिल कर देंगे तो इसका पता अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं यहीं पे आपको समझाऊं तो एक तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता ही है कि आपकी बैलेंस शीट में बोलूं तो शेयर कैपिटल के अंदर आती है। और दूसरा, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी शेयर्स जब खरीद रही है तो बदले में पैसा दे रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। पे कैसे कर रही होगी, ऑब्वियस ही बात है, बैंक से कर रही होगी भाई। जब शेयर्स इशू होते हैं तो बैंक में पैसा आता है, वही शेयर जब अब हम खरीद रहे हैं वापस तो बैंक से पे कर रहे हैं। तो एक तरफ इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा बैंक कम हो जाएगा। और बैंक बैलेंस शीट में किसके अंदर आता है, कौन से हेड के अंदर आता है, करेंट एसेट्स। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट में बोला कि फाइनल अगर पूरे बायबैक का आप इफेक्ट देखोगे क्या होगा, एक तो आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी और दूसरे आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे। करंट एसेट्स क्यों कम होंगे, क्योंकि आप बैंक से पे करोगे तो आपके करंट एसेट्स बैंक के फॉर्म में कम हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट एरो, सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली जो आपका बायबैक है वो सेक्शन 68 में कवर्ड है। एक मिनट देना बच्चों। हाँ जी, तो बेसिकली मैं आपसे कह रहा था कि जो बायबैक की प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस, देखो बायबैक किसके द्वारा करा जा रहा है, कंपनीज के द्वारा। इक्विटी शेयर्स कौन इशू करता है, कंपनीज करती है। जब कंपनीज की हम यहां बात कर रहे हैं तो लॉ कौन सा लगता है, कंपनीज एक्ट 2013, आपको पता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 के अंदर सारे प्रोविजंस है रिलेटिंग टू बायबैक। ठीक है, तो सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या कहता है, ये बात आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो समझ भी आएगी। बायबैक कैन बी डन आउट ऑफ, तो लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, बायबैक कैन बी डन आउट ऑफ, पहला लिखना, इट्स फ्री रिजर्व्स, इट्स फ्री रिजर्व्स, और दूसरा लिखना, इट्स सिक्योरिटीज, या इट्स मत लिखो, इट्स वर्ड बार बार लिखने की कोई मतलब नहीं है फालतू में, सीधा लिख लो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर थर्ड लिखना प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स ऑफ या फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 अगर मैं बोलूंगा, सिंपली अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो ये आपको सोर्स बताता है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ बायबैक। तो आप ये लिख भी सकते हो कि बायबैक कहां से किया जा सकता है। तो या तो फ्री रिजर्व से किया जा सकता है, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप लिंक कर सकते हो अपने सेक्शन 52 से, जो आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद है, जहां पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूजेस रटा करते थे बचपन में। उसमें से एक होता था बायबैक का, अगर आपको याद हो, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स या सिक्योरिटीज हम बोलते थे। तो वहां से आप इसको लिंक भी कर सकते हो।
और या तो आप नए अपने कुछ और शेयर्स इशू करके वहां से फंड्स रेज करके फिर बायबैक कर सकते हो। तो ये चीजें धीरे धीरे दिमाग में हमारी घुसेगी यहां पे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए अभी तो हम बस एक इंट्रोडक्शन यहां पे सीख रहे हैं कि भाई लॉ क्या बोलता है, क्योंकि अकाउंटिंग लॉ से हटके तो होगी नहीं ना। लॉ जो बोल रहा है हमें उसी को रेफर करते हुए अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम लॉ नहीं समझेंगे, मेन प्रोविजन नहीं समझेंगे कि लॉ बोल क्या रहा है, तो अकाउंटिंग समझ ही नहीं आ सकती। मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग में ये चीजें लिखवा दूंगा, एंट्रीज में लिखवा दूंगा, आपको लगेगा हम ये क्यों कर रहे हैं। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई लॉ में ये लिखा है, इसलिए हम इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जर्नल एंट्रीज में। समझ आ रही है? अच्छा, अब मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा फ्री रिजर्व्स, तो मैं आपको बस यहां पे स्टार डाल के फ्री रिजर्व्स के बारे में बताना चाहता हूं, तो आप भी लिख लो। हालांकि मुझे पता है आपको वैसे शायद पता होगा, बट फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये आप लिख लो। तो लिख लो रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड्स। बस जब भी फ्री रिजर्व्स आपको सुनाई देना, फ्री रिजर्व्स का मतलब वो रिजर्व्स होते हैं, बेसिकली रिजर्व्स क्या होते हैं, प्रॉफिट का पार्ट ही होता है। इट इज बेसिकली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, राइट। तो रिजर्व्स जो होते हैं, फ्री रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं, तो ये वो रिजर्व्स होते हैं जिससे आप डिविडेंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो उनको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे एक रिजर्व का नाम आपने बचपन से सुना है, जनरल रिजर्व। तो बच्चों जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। इसी तरह से एक रिजर्व और होता है विच इज नोन एज रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व ये भी एक फ्री रिजर्व होता है। एक रिजर्व और होता है जो आपने शायद नहीं सुना हो, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। और बाकी पीएनएल अकाउंट का बेसिकली जो क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसको हम लोग सिंपली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्री रिजर्व एटसेट्रा। मतलब कॉमनली आपको यही दिखेंगे फ्री रिजर्व्स के नाम पे। तो हेयर ऑनवर्ड्स जब भी मैं आगे, फॉर एग्जांपल मैं जर्नल एंट्री में फ्री रिजर्व्स बोलूंगा या किसी और टॉपिक में मैं फ्री रिजर्व्स लिखूंगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है। जनरली यही होता है। मैं अगर ज्यादातर बोलूं, ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में या तो जनरल रिजर्व दिखता है, या तो पीएनएल अकाउंट दिखता है, या कभी कभी रेवेन्यू रिजर्व भी दिख सकता है, ठीक है ना। तो ये हमें ज्यादातर दिखता है, बट देयर कैन बी अदर फ्री रिजर्व्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये बात आप जरूर लिख लेना, ताकि बाद में हमें क्लियर कट रहेगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा फ्री रिजर्व मतलब ये है, फ्री रिजर्व मतलब ये है। तो आपको जब भी फ्री रिजर्व दिखे तो आपको यहां से लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब लिखो नेक्स्ट एरो, इसमें लिखो वेयर कंपनी purchases its own shares out of its reserves। जब भी कंपनी रिजर्व्स में से शेयर्स परचेज कर देती है, बायबैक कर देती है बेसिकली, देन अ सम इक्वल टू nominal value of shares purchased is transferred to capital reserve, या कैपिटल रिजर्व नहीं बोलना चाहिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को अच्छे से हाईलाइट अंडरलाइन कर लो, अच्छे से हाईलाइट और अंडरलाइन कर लो। इसके ब्रैकेट में लिख लो, हम इसको शॉर्ट में बोल देते CRR। CRR आपने इसको अपने फाउंडेशन में जब आपने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स,
तो आपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो जैसे हम लोग उस चैप्टर में कुछ सीआरआर की क्रिएशन करते थे, इस चैप्टर में भी हम सीआरआर के क्रिएशन करेंगे। इसके ऊपर मैं लेटर ऑन आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा, तो बस इसके आगे ब्रैकेट में लेटर ऑन लिख दो। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं आपको पूरी बेस बिल्डिंग कराऊंगा। इस सीआरआर है क्या, क्यों बनवाया जाता है सीआरआर। रट तो सब बच्चे लेते हैं, आपने फाउंडेशन में भी रटा होगा सीआरआर कैसे निकालना है, सीआरआर की एंट्री क्या है, यहां पे भी आप वही सीखोगे। लेकिन अब क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो आपको इंटर लेवल पे थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भाई सीआरआर बना क्यों रहे हो, भाई ये तो आप रट के भी बता दोगे सीआरआर, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए सीआरआर का पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा डिटेल में लेटर ऑन। तो उससे क्या है कि आपको कभी भी सीआरआर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फाउंडेशन में कुछ बच्चे परेशान होते थे, सर सीआरआर कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा। क्यों, क्योंकि उन्हें लॉजिक ही नहीं पता होता था सीआरआर बना क्यों रहे हैं, तो इसलिए उन्हें प्रॉब्लम आती थी। अब नहीं आएगी आज के बाद आपको प्रॉब्लम। रेवेन्यू रिजर्व भी एक प्रकार का अर्पित फ्री रिजर्व ही है, नाम है भाई, जैसे जनरल रिजर्व है वैसे रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मतलब बेसिकली होता है वो रिजर्व जो हम अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से कमाते हैं, है ना। प्रॉफिट भी दो प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू प्रॉफिट्स, एक कैपिटल प्रॉफिट्स, राइट। तो जो रिजर्व हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स यानी रोजमर्रा की हम लोग ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट कमाते हैं, उससे जो हम रिजर्व बनाते हैं, जैसे हम सेल्स करते हैं उससे हमारा प्रॉफिट आता है, या हमारी कोई और इन्वेस्टमेंट पे इनकम रिसीव होती है, इस तरह के हमारे जो रोजमर्रा की इनकम होती है उससे जो हम प्रॉफिट कमाते हैं और उससे जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। वही जब हम कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से जब रिजर्व बनाते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। जैसे आप बचपन में फोर फीचर की एंट्री करके, रीइश्यू की एंट्री करके, फिर जो प्रॉफिट होता था वो निकाल के उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता था, इसलिए वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता था, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, वो फ्री रिजर्व नहीं होता। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जनरली इज नॉट अ फ्री रिजर्व। चलो आओ फिर लिखो नेक्स्ट एरो। थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवा रहा हूं, जो मैं छांट छांट के लिखवा रहा हूं बच्चों आपको, जो लीगल बातें हैं, जो मुझे लगता है किसी फॉर्म में या तो आपको यहां पे पूछी जा सकती है या आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हालांकि आप ये चीजें लॉ में भी पढ़ोगे, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कंपनीज एक्ट के। तो आप नेक्स्ट एरो डाल के लिखो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू बायबैक, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू बायबैक, इसके ब्रैकेट में लिखना ये जो प्रोविजंस मैं आपको लिखवा रहा हूं, सेक्शन लिख लो इसका, सेक्शन 62 सबसेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर क्या सेक्शन यहां पे लर्न करना है? नहीं भाई, ठीक है, अकाउंट्स के लिए ऐसा सेक्शन लर्न करने की जरूरत तो नहीं है, बट क्योंकि आप लॉ में भी पढ़ोगे तो आपको अल्टीमेटली अपने आप ही लर्न भी हो जाएंगे, तो बाद में आपको ये शंका ही नहीं रहेगी कि सेक्शन लर्न करने, क्योंकि आप लॉ इसी ग्रुप में पढ़ते हो, सेम ग्रुप में लॉ भी होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे सेक्शन लॉ में लर्न करने ही पड़ते हैं, तो आपको यहां पे भी लर्न हो ही जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 जो था उसमें मैंने सोर्सेस बताए थे। अब यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस छांट छांट के लिखवा रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे प्रोविजंस है, सब कुछ नहीं लिखवा रहा, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुनी बातें आपको लिखवा रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो फर्स्ट पॉइंट डाल के, जो मुझे लगता है आपके लिए यहां पे थोड़ी सी रेलिवेंट है, बस वही पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। ओनली फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर भाई कोई इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है, फुल्ली पेड अप नहीं है, और उसको बाय बैक करना है, तो पहले आपको उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा अपने आप। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिडेम्पशन भी सेम चीज होती थी, अगर आपको याद हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वहां पे भी सेम चीज आपको बताई जाती थी कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, फिर आप उसको रिडीम कर सकते हो। यहां पे भी वही बात है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा लिखना, ये आपको थोड़ा लॉ में सुनने में आएगा, बायबैक शुड बी ऑथराइज्ड
बाय आर्टिकल्स। तो मुझे भली बात ही पता है, आपको भली बात ही पता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है इंपॉर्टेंट कंपनी का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के कुछ मेन उनके रूल्स वगैरह होते हैं जिसके दायरे में ही कंपनी काम कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट है, बायबैक अलाउड होना चाहिए बाय इट्स आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स ही अलाउ नहीं करती तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। पॉइंट क्लियर? अच्छा, फिर लिखो, इफ बायबैक इज मोर देन, थोड़ा सा ऐसे लिख लो, 10% ऑफ, ब्रैकेट में लिखना, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो इस अमाउंट से अगर आपका बायबैक का जो अमाउंट है वो 10% से ज्यादा है, 10% किसका? पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का। तो अगर ऐसा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन जनरल मीटिंग। सर आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो कि लॉ पढ़ा रहे हो? भाई थोड़ा, मैंने बोला ना, थोड़ा लॉ पढ़ना पड़ता है यार, अकाउंटिंग लॉ से हटके नहीं हो सकती ना, मैं बार बार ये बोलूंगा। तो प्लीज ये नहीं सोचना सर लॉ पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर लगता है, पेशेंस रखनी है हमको, नॉलेज देखो ये भी बढ़ रही है। यहां ये इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगी तो आपको लॉ में काम आएगी, इसका तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, है ना। तो नॉलेज बिल्डिंग करनी है ना हमको अल्टीमेटली, ठीक है भाई, अकाउंटिंग में भी आएंगे, बट क्योंकि अकाउंटिंग अल्टीमेटली हमारी लॉ के इर्द गिर्द ही चल सकती है, उससे अलग नहीं हो सकती, तो थोड़ी लॉ भी हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली एक लिमिट बोल दी कंपनीज एक्ट ने कि इस अमाउंट से अगर आपका बायबैक ज्यादा है तो आप ऐसे हवा हवा में बायबैक नहीं कर सकते, आपको अपनी जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग बच्चों बेसिकली शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, आप चीज लॉ में पढ़ोगे शेयर होल्डर्स की। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आपको रजामंदी मिलनी चाहिए मोर देन 75%। बाकी डिटेल आप लॉ में पढ़ोगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन कुछ होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कुछ होता है, वो क्या होता है। मतलब अभी के लिए बस इसको सिंपली ये समझ लो कि आपको शेयर होल्डर्स की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप इस अमाउंट से ज्यादा का बायबैक करते हो तो। समझ आ गई बात? तो बस इतना आपको याद रखना है, बाकी स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, फलाना ढिंकाना, ये सब आप लॉ में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपके लिंक हो जाएगा वहां से, ठीक है। अच्छा, अगर सर बायबैक इस अमाउंट से ज्यादा है, ध्यान रखना मैंने ज्यादा बोला, तो मैंने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन यानी शेयर होल्डर से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सर इस अमाउंट से ज्यादा नहीं है तो भी लेनी पड़ेगी क्या? नहीं, तो नहीं लेनी पड़ेगी। यानी अगर आपका बायबैक का अमाउंट कम है, इस लिमिट से कम है, देन यू नीड नॉट टेक एनी स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपका इस अमाउंट से ज्यादा का बायबैक नहीं है तो आपको परमिशन नहीं चाहिए, तो आप इसके नीचे लिख लो अदरवाइज अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आई होप आपको पता होगा कौन होते हैं। बेसिकली डायरेक्टर्स जो डिसीजन मेकिंग करते हैं पूरी कंपनी के लिए, उनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है उसका अप्रूवल लेके काम चल जाता है अगर आपका इस लिमिट से नीचे का बायबैक है तो, ठीक है। तो दीज आर लीगल प्रोविजंस, तो इसलिए हम लोग बस यहां पे साथ साथ लिख रहे हैं। चलो फिर फोर्थ लिखना, ये हम डिटेल में बाद में अच्छे से करेंगे, बट मैं फिर भी यहां पे लिख रहा हूं ताकि जब आप बाद में रीड करोगे तो आपको एक ही जगह पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिख जाएंगी, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो बायबैक ब्रैकेट में लिखना इन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड, ये साइन होता है इसका मतलब शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा भाई, क्योंकि ये अलग ही आपका एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। बस अब यहां पे लिख लो इसको रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं समझा रहा ये वाला मैं पार्ट आपको
बस आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं बस लिख लो, बाद में आपको खुद ही समझ आएगा कि ये आपने क्या लिखा। इसको हम बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। इसी तरह से फिफ्थ लिखना, बायबैक इन नंबर should not exceed 25% of paid up इक्विटी कैपिटल। तो ये चीज मैं आपको जब दोबारा लिखवाऊंगा, दोबारा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप बस यहां पे लिख लो एक जगह में बस सारे, क्योंकि ये सारी बातें हम वैसे अलग से पढ़ेंगे, बट है ये सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 की ही बात, इसलिए मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं। तो बाद में आपको लिंक हो जाएगा कि ये बात आपको पता थी। इसको हम बोलते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते रहो। इसको हम बोलते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। फिर सिक्स्थ लिखना, सिक्स्थ डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर बायबैक। should not be more than 2:1 आफ्टर बायबैक। इसको हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। चलो लिखते रहो भाई, बस ऑलमोस्ट डन है। फिर मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे लेके आऊंगा, जो आपने वैसे पढ़ी हुई है फाउंडेशन में, बट कभी आपने ढंग से समझा नहीं होगा, इसकी मुझे गारंटी है आज वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, सेवेंथ लिखना, सेवेंथ इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो आई बिलीव आपको लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं पता होगा, जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ऐसी कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज बायबैक शुड बी इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशंस। तो जब भी लिस्टेड कंपनी की बात आती है ना, तो हमको कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होती है, उसकी रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है, उसकी भी कंप्लायंस करनी पड़ती है। तो बस ये आपकी जानकारी के लिए कि लिस्टेड कंपनीज को अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ, उनको सेबी की रेगुलेशंस है उसका भी पालन करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर आप लिखना, नंबरिंग सही चल रही है हमारी, 4th 5th 6th 7th 8th। ठीक है, वैसे आप अगर एक्चुअल सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 खोलोगे ना, आप अपनी स्टडी में ऐड भी खोल लोगे ना, उन्होंने सब कुछ ही डाल रखा है। मैं सब कुछ नहीं लिखवा रहा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूं आपको। तो लिखना, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं, मिनिमम गैप ऑफ 1 ईयर, मिनिमम गैप ऑफ 1 ईयर आफ्टर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीवियस बायबैक। ठीक है, सिंपल इसका मतलब यह है कि दो बायबैक्स के बीच में मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं कि दो बायबैक्स के बीच में, अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊं, ये मानो बायबैक 1 है, दिस इज बायबैक 1, ये यहां पे आपका मानो दूसरा बायबैक है, बायबैक 2। तो दो बायबैक के बीच में मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानो 6 महीने के अंदर अंदर आप 2 बार बायबैक कर गए, बार बार नहीं चलेगा। तो मिनिमम 1 साल का गैप रहना चाहिए दो बायबैक के बीच में। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी सोच सकते हो, इस तरह से भी बोल सकते हो, 1 साल में एक ही बायबैक कर सकते हैं, 1 साल में एक ही बायबैक कर सकते हैं, ये भी इसका एक इंटरप्रिटेशन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो बस
जैसे कि मैंने बोला सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 में और भी बातें हैं, बट जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या थोड़ी ज्यादा पता होने वाली बातें हैं वो मैंने आपको यहां पे नोट करवा दी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज डन, ये भी पॉइंट हमारा डन हो गया। तो ये करने के बाद अब आप फ्रेश पेज पे आओ और फ्रेश पेज पे बड़ी बड़ी हेडिंग डालना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको हम वो शॉर्ट में बोल देते हैं CRR। ठीक है, तो पढ़ चुके हो आप CRR, आप इसको यूज कर सकते हो, कर चुके हो फाउंडेशन में भी जब आप रिडेम्पशन और प्रेफरेंशियल चैप्टर पढ़ते थे, बट आपने कभी ढंग से समझा नहीं था इसको। आज मैं आपको समझाऊंगा। मैं चाहता हूं भाई आज पहली क्लास के बाद आपको लगे कि आपने कुछ कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीखा है एक्चुअली में। ठीक है, ये नहीं कि आपने बस किताबी बातें रट ली या कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ आपने नॉलेज गेन करी है। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसके ऊपर मैं बताता हूं मैं डिटेल में क्यों चर्चा कर रहा हूं, बिकॉज मैंने देखा है कि फाउंडेशन में जब बच्चा CRR पढ़ता है तो वो काम चलाओ तो पढ़ लेता है, लेकिन एक्चुअली में कभी सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि उसके मन में डाउट आते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा फाउंडेशन के बच्चे CRR से रिलेटेड बहुत डाउट्स पूछते थे जब उन्हें पहली बार पढ़ाया गया। वो क्यों पूछते थे? क्योंकि उनको बैकग्राउंड नहीं समझ आया, उनको CRR होता क्या ये ढंग से समझ आया ही नहीं कभी, तो इसलिए बच्चा क्या है कि ढंग से कभी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। बट आज के बाद मुझे लगता है CRR पे आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, आप इसको डाइजेस्ट करोगे। मैं आपको इतने अच्छे से CRR की कहानी सिखा दूंगा। ठीक है ना, अकाउंटिंग तो बहुत आसान है, अकाउंटिंग तो पूरे चैप्टर की आसान है एक्चुअली। अकाउंटिंग पार्ट तो डिफिकल्ट है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं एक एक करके। ठीक है ना, चलो तो आप हेडिंग डाल लो प्रॉपर CRR, और इसमें फर्स्ट एरो में पहले लिख रहा हूं इट इज अ स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 to protect the interest of outsiders, that is external liabilities, to protect the interest of outsiders, that is external liabilities। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लो इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि CRR फ्री रिजर्व नहीं है, यानी इससे आप कभी भी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। फिर लिखो इट इज क्रिएटेड फ्रॉम, या आउट ऑफ भी लिख सकते हो, फ्री रिजर्व्स। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फिर अगला लिखो इट इज टू बी क्रिएटेड, इट इज टू बी क्रिएटेड व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड। इसीलिए आप लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर में CRR करते थे। तो इट इज टू बी क्रिएटेड व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड और इक्विटी शेयर्स आर बॉट बैक फ्रॉम रिजर्व्स। ठीक है, यही चीजें मेरे को आपको सिखानी है, मतलब यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, जो बातें लिखवा रहा हूं ये क्या है। ठीक है, CRR कैन बी यूज्ड
CRR can be used for the purpose of issuing fully paid bonus shares only। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, शायद आपने पहले भी पढ़ी है कि CRR जो है इसका इस ब्रह्मांड में एक ही यूज है, इसको यूज करके आप सिर्फ बोनस शेयर्स ही इशू कर सकते हो, इसका और कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर लिखना नेक्स्ट एरो, CRR is shown under the head reserves and surplus। इस चैप्टर में आपको छोटी छोटी बैलेंस शीट भी बनानी होगी, तो आपको CRR बैलेंस शीट में दिखाना कहां है ये पता होनी चाहिए या होना चाहिए, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं कि CRR हम बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखाएंगे इन बैलेंस शीट। फिर नेक्स्ट एरो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR। तो CRR कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि कितना अमाउंट हमें CRR में डालना है, चाहे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे बायबैक ऑफ शेयर्स हो, आपको कितना CRR बनाना है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका मैं आपको एक काइंड ऑफ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं अगेन, लेकिन आपको बैकग्राउंड समझाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अपने आप ही समझ आएगा कैसे बना। तो लिखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। तो आपको नॉमिनल वैल्यू का मतलब पता है क्या भाई? क्या आप मुझे बता सकते हो नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल वैल्यू? इट इज नॉट कॉल्ड, अर्पित नॉट लिखा मैंने, CRR इज नॉट अ फ्री रिजर्व। इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। CRR फ्री रिजर्व नहीं है। ठीक है, मैंने ही नहीं कहा CRR फ्री रिजर्व है, मैंने उल्टा बोला CRR फ्री रिजर्व नहीं है, क्योंकि CRR से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। CRR का एक ही यूज है, CRR से सिर्फ आप बोनस शेयर ही इशू कर सकते हो, इसके अलावा आप CRR कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, इस कारण से ये फ्री रिजर्व नहीं होता। ठीक है, बाकी बिल्कुल सही जवाब आया मेरे पास। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, जिसको आप फेस वैल्यू बोलते हो उसी को हम लॉ की भाषा में नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, ब्रैकेट में लिखना फॉर बायबैक और रिडेम्पशन। एज द केस में भी, मतलब बायबैक के लिए या प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए जितने हो सकता है आपने नए शेयर्स इशू करे हो, तो उसका नॉमिनल वैल्यू आपको माइनस करना है। तो इसका जो आंसर आता है ये आपको CRR बनाना पड़ता है, CRR टू बी क्रिएटेड। तो वैसे मैं आपको बताऊं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को इतनी ही बातें सफिशिएंट है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। खाली इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाहर आपसे कोई पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाहता हूं आप आज कुछ नॉलेज बिल्ड करके जाओ, कुछ आपको लगे कि हमने कुछ नया सीखा। इसलिए मैं आपको अब CRR थोड़ा सा अलग ढंग से समझाने वाला हूं कि आपको इसकी कहानी समझ आएगी, CRR हम बना क्यों रहे
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी कैलकुलेशन ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लिख चुके, आपके एग्जाम के लिए इतना ही रेलिवेंट है। इसके आगे अब मैं आपको एक छोटी सी बेस बिल्डिंग कराने वाला हूं, तो मैं स्टार डाल के लिख रहा हूं बेस बिल्डिंग। आप चाहो तो नोटिंग कर सकते हो, आप चाहो तो बस देख सकते हो, आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कोई, कल को इंटरव्यूज में पूछ सकता है कोई। हाँ, ये मैं बता सकता हूं, कल को इंटरव्यूज वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो बेस बिल्डिंग लिख लो, साफ साफ लिख लो, नॉट फॉर एग्जाम। यानी जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर रहे होगे तो बिल्कुल भी ये पढ़ना मत जो मैं आपको अब बता रहा हूं अभी, क्योंकि हमें नॉलेज गेन करनी है, समझना है चीजों को, इसलिए मैं आपको बेस बिल्डिंग करा रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, बट इससे आपको सीआरआर समझ आ जाएगा कि क्या होता है। अच्छा, तो मैं आपको कुछ सिनेरियोस बना के दिखा रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। तो मानो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, हम एक बैलेंस शीट बना रहे हैं छोटी सी टी शेप में, प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे, ऐसी रफ बैलेंस शीट बना रहे हैं। मानो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, तो मानो इसके इक्विटी शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 रुपीज, फ्री रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स हैं 20 रुपीज, और जो क्रेडिटर्स हैं, बेसिकली क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटीज होते हैं, ये हैं 40 रुपीज के। तो ये बैलेंस शीट आपका जो टोटल है आपका हो गया 100 रुपीज। तो एसेट साइड पे हम ऐसे लिख देते हैं सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स 100 रुपीज। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लो बैंक, इसी के अंदर बैंक भी इंक्लूडेड है, जितना भी है, मानो 100 रुपए का बैंक ही है, सिंपलिसिटी के लिए मान लो 100 रुपए का बैंक ही है। हाँ, तो फ्री रिजर्व का क्या पूछा अर्पित, एक बार और पूछ लो। फ्री रिजर्व को फ्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्रीली डिविडेंड की तौर पे बांट सकते हैं। इसका आप कैसे भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को पकड़ा सकते हो, इसलिए वो फ्री है, उस पर कोई बंदिशें नहीं है ना। एक होता है फ्री, एक होता है जिसमें बंदिशें हो, एक आजाद है, एक बंदिशें वाला है। तो ये आजाद है, ये फ्री रिजर्व आजाद होते हैं, इसको आप डिविडेंड के तौर पे बांट के खत्म कर सकते हो। ठीक है अर्पित भाई, चलो अब थोड़ा सा यहां पे फोकस करना। ठीक है, तो एक बैलेंस शीट बनाई मैंने छोटी सी सिंपल सी एक्स लिमिटेड की, कुछ इस प्रकार की। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला मेरे क्रेडिटर्स हैं 40 रुपए के, क्रेडिटर्स हैं 40 रुपए के, और कंपनी के पास जो एसेट है, सिंपलिसिटी के लिए आप मानो ये बैंक की है, 100 रुपए का बैंक बैलेंस है। तो बेसिकली क्रेडिटर्स को हमें 40 रुपीज देने, इसका मतलब है 40 रुपीज देने। क्लेम नहीं, और पे क्लेम मतलब क्या है, रिजर्व्स के ऊपर क्लेम थोड़ी ना होता है किसी का, वो तो प्रॉफिट से अलग कर दिए जाते हैं। सही कह रहे हो, क्लेम नहीं है उसके ऊपर किसी का, यू आर करेक्ट, राइट। तो अब थोड़ा सा यहां सोचना, मतलब सुनना मेरी बात एक बार। तो मैंने बोला क्रेडिटर्स है 40 रुपीज के और सन्ड्री एसेट्स है 100 रुपीज के, जिसमें बैंक है। तो इट मीन्स कि एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसको क्रेडिटर्स को 40 रुपीज पे करने हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन कितनी है, क्रेडिटर्स किस हद तक प्रोटेक्टेड हैं कि उनको पैसा मिल जाएगा, तो कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट्स हैं, कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट्स हैं, लेकिन फ्री रिजर्व्स 20 रुपए हैं, फ्री रिजर्व्स 20 रुपए हैं। तो कंपनी चाहे तो कल को इस 100 रुपए में से 20 रुपए का तो डिविडेंड ही पकड़ा सकती है शेयर होल्डर्स को। तो अगर 100 रुपए का बैंक बैलेंस है कंपनी के पास, उसमें से कल को कंपनी 20 रुपए डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर्स को, तो उनके पास कितना पैसा बचेगा, 80 रुपए ही बचेगा। तो वो 80 रुपए से कंपनी जो 40 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं वो कितनी बारी पे कर सकती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, 80 डिवाइडेड बाय 40 2 टाइम्स, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। मतलब क्रेडिटर्स को 2 टाइम्स प्रोटेक्शन है। कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट हैं,
बैंक बैलेंस है मानो, उसमें से अगर कल को मानो हाइपोथेटिकली कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड दे देती है फ्री रिजर्व में से, तो कंपनी के पास 80 रुपए का बैलेंस बचेगा, तो वो 80 रुपए के बैंक बैलेंस से वो 40 रुपीज के क्रेडिटर्स को 2 बारी पे कर सकती है। तो इसको हम प्रोटेक्शन बोलते हैं। हम बचपन में रेशियोज निकालते थे, जैसे डेट इक्विटी रेशियो निकालते थे, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते थे, उसमें भी हम ऐसी कुछ बात करते थे, है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम यही देखते थे कि प्रॉफिट्स कितने बारी इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकता है हमारा। तो यहां मैं वही चेक कर रहा हूं कि मेरा एसेट है जो है पोटेंशियल एसेट है, उससे मैं अपनी क्रेडिटर्स को 2 बारी पे कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 80 रुपए के एसेट्स हैं और 40 रुपए का क्रेडिटर है। आई होप पहले मेरी इतनी बात आपको समझ आई होगी। पहले प्लीज मुझे बताओ ये बात मेरी समझ आई कि नहीं आई, नहीं तो आगे की बात समझ नहीं आएगी अगर मेरी ये बात आपको दिमाग में नहीं घुसती। तो मेरी ये बात आपको क्लियरली समझ आई, मैंने क्या बोलने की कोशिश करी कि क्रेडिटर्स को कितने टाइम्स की प्रोटेक्शन है, 2 टाइम्स की प्रोटेक्शन है। प्लीज एक बार बता दो ये मेरी बात समझ में आई। चलो अगर ये बात समझ में आई तो अब इसके बाद अगला सिनेरियो मानते हैं। नाउ ऐसे लिखते हैं, नाउ इक्विटी शेयर्स हमारे मानो बायबैक हो गए 8 रुपीज के। मानो अब 8 रुपए के जो इक्विटी शेयर्स है वो बायबैक हो गए, ठीक है। मतलब ये पहले सिचुएशन थी, अब मानो 8 रुपए का बायबैक कर दिया कंपनी ने, तो अब देखो नई बैलेंस शीट कैसे नजर आएगी बायबैक के बाद। तो मैं ऐसे लिख देता हूं बायबैक के बाद, आफ्टर बायबैक। तो बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। तो मैं दोबारा से एक बैलेंस शीट बना रहा हूं आफ्टर बायबैक। हमारी बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल थे कितने के, 40 रुपीज के थे। 40 रुपीज के इक्विटी शेयर कैपिटल थे, इसमें से 8 रुपए का तो बायबैक हो गया, तो 8 रुपए से मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई, तो अब वो 32 रुपीज की हो गई। इसके अलावा फिलहाल फ्री रिजर्व्स थे मेरे पास। फ्री रिजर्व्स में फिलहाल कोई असर नहीं हुआ, अभी मैंने सीआरआर वाली बात छोड़ दी है, बट अभी फिलहाल जो फ्री रिजर्व्स है वो अभी भी उतने ही है। तो फ्री रिजर्व्स मेरे 20 रुपीज के थे पहले, अभी भी 20 रुपीज के हैं। क्रेडिटर्स अगर देखूंगा तो फिलहाल क्रेडिटर्स पे भी नो चेंज, वो भी 40 रुपीज के थे, वो भी एज इट इज 40 रुपीज के हैं। और इधर अगर मैं सन्ड्री एसेट्स की बात करूं तो मेरे सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए के थे, 100 रुपए के थे। उसमें से 8 रुपए मैंने बायबैक के लिए पे कर दिया बैंक से, इसमें बेसिकली बैंक था। तो 100 रुपए से कम होके मेरे अब बैंक में कितने पैसे बच गए होंगे, 92 रुपीज बायबैक के बाद। 8 रुपए का बायबैक करा, 8 रुपए पे कर दिए, तो 100 रुपए से कम होके मेरे शेयर्स हो गए, और जो भी है सॉरी एसेट्स हो गए, वो 92 रुपीज के हो गए। तो अभी भी चेक करो, बैलेंस शीट आपकी मैच हो रही होगी। अभी भी बैलेंस शीट का टोटल एकदम मैच हो रहा है। ये मैंने एक नई बैलेंस शीट बना ली, राइट। अब जरा अगर मैं क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन देखूं तो कितनी हो गई, चेक करो। अब अगर मैं क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन फिर से वैसे ही चेक करूं जैसे मैंने पिछली बैलेंस शीट में चेक किया था, तो अब मेरे को क्या दिखेगा, देखो। मैं बोलूंगा अभी मेरे बैंक पे 92 रुपीज हैं, फ्री रिजर्व्स अभी भी मेरे 20 रुपीज के हैं, तो अभी भी कंपनी के पास पोटेंशियल है कि वो चाहे तो 20 रुपए का डिविडेंड बांट सकती है। तो अगर कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड बांट देगी तो 92 रुपीज से मेरा बैंक बैलेंस घट के हो जाएगा 72 रुपीज, और मेरे क्रेडिटर्स हैं 40 रुपीज के। क्रेडिटर्स मेरे 40 रुपीज के हैं। तो अब देखो मेरी प्रोटेक्शन कितनी हो गई, 72/40। इसको जरा सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा सा कैलसी पे इसको सॉल्व कर लेता हूं। 72/40 ये आ रहा है 1.8, ये आ रहा है 1.8 टाइम्स। तो अगर आपको ये बात नजर आई, जब बायबैक से पहले मैंने देखा था तो मेरी 2 गुना प्रोटेक्शन थी, क्रेडिटर्स को 2 टाइम्स प्रोटेक्शन थी। बायबैक के बाद ये प्रोटेक्शन कम होके 1.8 टाइम्स हो गई। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखो, कंपनी बायबैक करके क्रेडिटर्स के साथ धोखे कर सकती है। वो बोल सकती है कि भाई हमने तो बायबैक कर दिया शेयर्स को, तो हमारा तो पैसा चला गया, पैसा कम हो गया, अब हम डिविडेंड भी दे देंगे शेयर होल्डर्स को, तो अब हमारे पास 72 रुपीज ही बचे,
तो भाई हम अब आपकी प्रोटेक्शन जो है वो कम कर रहे हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन कम हो रही है। यहां पे क्रेडिटर्स के साथ धोखा हो सकता है। कल को कंपनी अगर अपना सारा ही बैंक बैलेंस यूज करके डिविडेंड बांट दे, बायबैक कर ले, रिडेम्पशन कर ले, जो भी है, तो कंपनी के पास बैंक में कुछ पैसा नहीं बचेगा। तो क्रेडिटर्स को कहां से पे करेगी? वो तो अपने हाथ खड़े कर देगी, भाई हमारे बैंक में पैसा ही नहीं है। तो बेसिकली यहां पे आउटसाइडर्स के साथ धोखा हो सकता है यूजिंग बायबैक एंड रिडेम्पशन। इसीलिए यहां पे रोल आ जाता है बच्चों CRR का। अब हमने जो CRR बनाने की बात बोली, देखो वो CRR बनाने से क्या होगा, सीधा क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे प्रोटेक्शन क्या है, कम हो गई, 2 टाइम्स से कम होके 1.8 टाइम्स हो गई। तो अब यहां पे कंपनीज एक्ट पिक्चर में आता है। वो कहता है भाई बायबैक करा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने बायबैक अपने रिजर्व्स को यूज करके करा है, मतलब आपने नए पैसे नहीं इशू करे, नए शेयर्स नहीं इशू करे, आपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स वगैरह को यूज करके बायबैक करा है, तो आपको CRR बनाना पड़ेगा भाई, आपको CRR बनाना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट ने ऐसा बोला। तो इससे देखो क्या होगा। तो अब मैं लिखता हूं इफ CRR ऑफ ₹8, जितने रुपए का बायबैक करा, 8 रुपए के शेयर्स का बायबैक करा, तो 8 रुपए का CRR बना लो। इफ CRR ऑफ ₹8 इज क्रिएटेड आउट ऑफ, हमने क्या बोला, CRR बनता है फ्री रिजर्व से ही, सिर्फ CRR सिर्फ फ्री रिजर्व से बनता है और कहीं से नहीं बनता। तो अगर अब CRR भी बन जाता है तो देखो अब बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी, रिवाइज्ड। दोबारा से बैलेंस शीट में रिवाइज करके दिखा रहा हूं कि अब बैलेंस शीट देखो कितनी नजर आएगी, कैसी नजर आएगी, और अब क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन कैसी रहेगी। तो देखो अब आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, बायबैक के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 32 रुपीज का हो गया था, ये 32 ही रहेगा। अच्छा, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, तो अभी तक मेरे फ्री रिजर्व्स कितने थे, 20 रुपीज थे, लेकिन इस 20 रुपीज के फ्री रिजर्व से हमने 8 रुपए का क्या बना दिया, CRR बना दिया। तो मेरे फ्री रिजर्व्स कम होके 12 रुपए हो गए, और इसकी जगह मेरे पास एक CRR पिक्चर में आ गया 8 रुपए का। बेसिकली अभी भी देखो रिजर्व्स का टोटल 20 रुपए ही चल रहा है, 12 + 8, लेकिन बेसिकली हमने इस 8 रुपए के फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करके CRR में डाल दिया। और CRR इज नॉट अ फ्री रिजर्व, CRR फ्री रिजर्व नहीं है, उससे डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। तो CRR अब एक फ्री रिजर्व की कैटेगरी का नहीं रहा। तो बेसिकली मेरी फ्री रिजर्व्स कम होके अब 12 रुपए रह गए। क्रेडिटर्स मेरे कितने थे, क्रेडिटर्स वही मेरे 40 रुपीज के थे, और बैंक बैलेंस कितना था, बैंक बैलेंस आफ्टर बायबैक मेरा ऊपर 92 रुपीज हो गया था। तो अभी भी चेक करो बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा होगा। और ये काम आपको अपने क्वेश्चंस में करना भी पड़ेगा, जब बड़े क्वेश्चंस होंगे उसमें बायबैक वगैरह होगा, CRR होगा, उसके बाद आपको नई बैलेंस शीट बनानी होगी। तो ऐसा ही काम आप अपने क्वेश्चंस में आगे जाके करोगे भी, ठीक है ना। तो आपका एक बिल्डिंग हो रही है, आपका दिमाग बिल्ड हो रहा है कि आपको कैसे काम करना है इस चैप्टर के अंदर। बट एनीवे CRR बना के मेरी नई पिक्चर ऐसी नजर आएगी। अब दोबारा से क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन चेक करो। अब मेरे क्रेडिटर्स कितने प्रोटेक्टेड है भाई, अब जरा चेक करो। तो अब ध्यान से देखना, 92 रुपीज का बैंक बैलेंस है अभी, ठीक है। इसमें से अब कंपनी कितना डिविडेंड बांट सकती है, फटाफट से बताओ। अब मेरे पास फ्री रिजर्व्स कितने रह गए, 12 रुपए के ही रह गए। तो ज्यादा से ज्यादा अभी कंपनी सिर्फ 12 रुपए का ही डिविडेंड बांट सकती है। समझ आई बात? डिवाइडेड बाय कितनी क्रेडिटर्स है, 40 के क्रेडिटर्स हैं। तो अब चेक करो, ये 80 हो गया ऊपर, नीचे 40 हो गया। तो अब मेरी प्रोटेक्शन वापस से कितनी आ गई, 2 टाइम्स, जितनी पहले थी वापस मेरी प्रोटेक्शन 2 टाइम्स आ गई। ये चमत्कार है भाई CRR का। CRR के पीछे का लॉजिक ये है कि CRR क्यों बनाया जाता है, पहली लाइन ही मैंने लिखी थी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। इस तरह से हम मेक श्योर करते हैं, इस तरह से कंपनीज एक्ट मेक श्योर करता है कि क्रेडिटर्स के साथ कोई धोखा ना हो जाए। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसलिए अब जरा मैं आपको CRR का पहले फॉर्मूला दिखाऊं। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, है ना। 8 रुपए के इक्विटी शेयर्स बायबैक करे तो 8 रुपए का CRR बनेगा। माइनस मैंने क्या लिखा था कि अगर आप कोई शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हो, खाली शेयर्स लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक,
तो वो माइनस कर देना। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं ऐसा क्यों लिखा है हमने, इसके पीछे भी रीजन हम लोग लिख लेते हैं। तो अब आप नीचे लिखो अब दोबारा से, या मैं लिख रहा हूं, इफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹8 इज इशूड फॉर बायबैक। अगर ₹8 का हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया बायबैक के लिए, तो अब देखो सीआरआर कितना बनेगा, ₹8 शेयर्स बायबैक हो रहे हैं माइनस ₹8 के शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो अब भाई साहब आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको यहां फॉर्मूले में पुट करके दिखाता हूं, ₹8 के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स बायबैक करे माइनस ₹8 के प्रेफरेंस शेयर्स ने इशू करे, तो सीआरआर का अमाउंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में हमको सीआरआर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, देयरफॉर नो सीआरआर इज रिक्वायर्ड। नो सीआरआर इज रिक्वायर्ड। अब सीआरआर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने नए शेयर्स इशू कर दिए। तो अब दोबारा से बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं आपको क्यों हम कह रहे हैं कि अब सीआरआर की जरूरत नहीं है, क्यों हमने फॉर्मूले में माइनस करा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड लिख के हमने माइनस क्यों करा, उसका भी लॉजिक अब यहां पे दिख जाएगा, आपको प्रूव हो जाएगा कि सब बिल्कुल लॉजिक के साथ चल रहा है, कोई भी हवा में बातें नहीं कर रहे हम लोग। तो देखो दोबारा से, इक्विटी शेयर कैपिटल कम होके 32 हो गया था वो ऑलरेडी पहले ही। अब हमारे पास एक नया प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ गया ₹8 का, ₹8 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। अच्छा, हमारे फ्री रिजर्व्स कितने हैं, अब तो कोई सीआरआर बनेगा नहीं, तो जब सीआरआर नहीं बनेगा तो वापस से फ्री रिजर्व्स मेरे ₹20 के ही हो जाएंगे जो पहले चल रहे थे। क्रेडिटर्स मेरे कितने थे, क्रेडिटर्स मेरे ₹40 के थे। अच्छा, अब इधर आ जाओ एसेट साइड पे, बेसिकली बैंक, सिंपली इट मींस बैंक। तो बैंक में क्या होगा, ₹100 पहले थे मेरे पास, माइनस ₹8 का बायबैक कर दिया तो 92 हो गए थे, प्लस ₹8 के नए शेयर्स इशू भी कर दिए तो ₹8 वापस आ भी गए बैंक में। ₹8 मैंने बायबैक के लिए पे कर दिया और ₹8 मैंने जब शेयर्स इशू करे तो मेरे पास आ गए। तो मेरा बैंक बैलेंस वापस से कितना हो गया, ₹100 का हो गया। मेरी बैलेंस शीट भी मैच हो रही है, मेरी बैलेंस शीट भी मैच हो रही है। तो यहां पे चेक कर लो क्रेडिटर्स कितने प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन चेक कर लो क्रेडिटर्स की। तो वापस वही बात, बैंक में है तो ₹100, लेकिन कंपनी के पास ₹20 के फ्री रिजर्व्स है, तो कंपनी चाहे तो ₹20 के डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, डिवाइडेड बाय ₹40 के क्रेडिटर्स है, तो दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 40। तो अभी भी चेक करो, प्रोटेक्शन वही है जो पहले थी बिफोर बायबैक, दैट इज 2 टाइम्स। इसीलिए फॉर्मूले में आपको लर्न करवाया जाता है कि भाई जब आप सीआरआर कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर आपने नए शेयर्स इशू करे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक तो वो आपको माइनस करना होता है। बस इतनी चर्चा आपके लिए मोर देन इनफ है। मैं और भी इसमें घुसा सकता हूं चीजों को, लेकिन मैं घुसाना नहीं चाहता, वो फिर इररेलेवेंट हो जाएगा। तो इतनी चर्चा मोर देन इनफ है। तो ये बेस बिल्डिंग मुझे बस आपको करानी थी। मुझे बताओ सीआरआर का कॉन्सेप्ट समझ आया? पर्पस यही है कि कल को अब आपको सीआरआर को लेके कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्यों, कितना, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इतने आपको गहराई से मैंने सीआरआर समझाया है। ठीक है, चलो जी, दैट्स इट। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अब अपनी मेन चर्चा पे आते हैं फाइनली, दैट इज अकाउंटिंग एंट्रीज। अब हम फाइनली अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखेंगे कि भाई अकाउंटिंग क्या करनी है हमें बायबैक में। लेकिन अब सारी चर्चा देखो हमारी, जो मैं बातें आपको सिखा चुका उसी से लिंक्ड होगी, देख लेना। अब सारी बातें लिंक्ड होगी जो हम ऑलरेडी सीख चुके उससे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी जो एंट्रीज हमें करने को पड़ सकती है जरूरत क्वेश्चंस वगैरह में, सारी एंट्रीज में आपको लिखवाऊंगा। तो पहला लिखो, इसमें फर्स्ट लिखना
मेकिंग partly paid up shares as fully paid up। तो याद है थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि ओनली फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक। तो अगर आपकी पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स है लेकिन वो पार्टली पेड अप है तो आपको उसको पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, यानी उस पर आपको फाइनल कॉल मंगवानी पड़ेगी। तो देखो इसकी क्या क्या एंट्री होगी, ए लिखना, फाइनल कॉल की एंट्री बचपन से जो आप करते आ रहे हो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर इसमें प्रीमियम भी चिपका हुआ है जैसा बचपन में करते थे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, तो इस एंट्री पे मैं ज्यादा फोकस कर नहीं रहा भाई, ये आपकी बचपन की एंट्री है, 12th क्लास से आप ये एंट्री करते आ रहे हो, फाउंडेशन में भी करी है। और दूसरी एंट्री क्या होती है, जब आपको फाइनल कॉल का पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इन दो एंट्रीज पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये आपकी बहुत पुरानी एंट्रीज है, पहले से ही आप करते आ रहे हो, ठीक है ना। तो अगर जरूरत पड़ी तो, ऐसा नहीं हमेशा होगा भाई, अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में शेयर्स फुल्ली पेड अप ही हैं फिर आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो आपको उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड एंट्री, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में वो बोलता है कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट थे हमने उसको बेच बाज दिया जस्ट ताकि हमारे बैंक में पैसा आ जाए, बस इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो उस केस में क्या एंट्री करनी है, अगेन वेरी सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख लेते हैं, बैंक में तो जो एक्चुअल अमाउंट आया अमाउंट रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट में बुक वैल्यू जितनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी। अब इसको बेचने में लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर लॉस है तो हम पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो टू पीएनएल अकाउंट कर देंगे। तो वेरी सिंपल, यहां मैं लिख देता हूं लॉस, यहां मैं लिख देता हूं प्रॉफिट, ठीक है। दोनों भी आपका एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। मतलब मानो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अगर वो 120 रुपए पे बेचती तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मानो 70 रुपए पे बेची तो 30 रुपए का लॉस हो गया। तो अकॉर्डिंगली यहां पे ये मेरी इन्वेस्टमेंट बेचने पे ये भी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी होगा अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में पढ़ के हमें एंट्री करनी पड़ेगी। ये भी वही बात है, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो करेंगे भाई, अगर इन्वेस्टमेंट बेच ही नहीं रहे तो फालतू में नहीं करनी है एंट्री। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट बेची हमने तो ये एंट्री हमको करनी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन बोले कि हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे नए बायबैक को फाइनेंस करने के लिए, या बायबैक के लिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स नए इशू करेंगे। तो भाई इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होती है आपको भली बात ही पता है, तो सीधा सीधा लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर ये प्रीमियम पे इशू कर रहे हो आप तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, आपने बचपन में जैसे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यूज करके एंट्री सीखी हुई है, आप वैसे भी एंट्री कर सकते हो। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम कि भाई मैं वापस वो इशू की एंट्री लिख के समझाऊं, क्योंकि वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमारा तो यहाँ पे पर्पस है नई चीज करना, दैट इज बाय बैक, तो हमें तो वहां पे आना है, ठीक है। तो ये तो कहानी के इर्द गिर्द क्वेश्चन में जो चलती है कि कभी हमें फाइनल कॉल मंगवाना पड़ सकता है, कभी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ सकती है, कभी इशू करना पड़ सकता है नए शेयर्स, हो सकता है कल को डिबेंचर्स भी इशू करना पड़े, क्वेश्चन बोले कि हम डिबेंचर्स भी इशू कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको उनकी भी एंट्रीज बेसिकली करके दिखानी पड़ेगी, मतलब पॉइंट ये है, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ लिखो, अब मेन एंट्री यहां से एक्चुअली में मेकिंग
अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक, इसके ब्रैकेट में लिख लो दैट इज कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अब जब बायबैक का टाइम आएगा तो आपको क्या एंट्री करनी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक इक्विटी शेयर्स का होता है, और इक्विटी शेयर्स हमारे कम हो जाएंगे तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो उसको डेबिट करेंगे। जैसे बचपन में फोर फीचर करते थे तो इक्विटी शेयर्स कम होते थे तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, तो यहां पे भी वही सेम, जब इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रही है तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि बायबैक प्रीमियम पे करें, भाई प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते थे तो कभी कभी प्रीमियम पे भी करते थे, तो बायबैक भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। मतलब 10 रुपए का शेयर है तो हो सकता है वो 50 रुपए पे बायबैक करें, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर बायबैक पे प्रीमियम है तो फिर हमें उसे अलग से दिखाना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीमियम पे बायबैक है तो वो आपको डेबिट करना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। तो अमाउंट भी लिख लेते हैं यहां पे तो फेस वैल्यू आ जाएगी, प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, और यहां पे टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे और क्लियरली समझ आ जाएगा कि कहां क्या फिगर डालनी है, बट ये कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज है हमारी। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री भी डन हो गई। अच्छा, अब बायबैक का जो पैसा है आप पे करोगे, तो फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, तो ये जो आपने पैसा टोटल ड्यू करा वो अब आप पे कर दोगे। तो पे करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई पेमेंट कैसे करोगे बायबैक के लिए, बैंक से ही करोगे, हमेशा बैंक से ही पेमेंट होगी, तो अकॉर्डिंगली यहां पे पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। तो लिखते हुए चलना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर सिक्स्थ एंट्री लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग सीआरआर। अब सीआरआर क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कितना कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो मैं आपको बता चुका। अब खाली उसकी एंट्री लिखवाऊंगा, अब खाली उसकी एंट्री लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्रिएटिंग सीआरआर। ठीक है, तो मेन सीआरआर की डिस्कशन में पूरी आपके साथ ऑलरेडी कर चुका, बट अब सिर्फ मैं आपको एंट्री वाला पार्ट करा रहा हूं। तो क्रिएटिंग सीआरआर, तो सीआरआर की एंट्री क्या होती है लिख लो। हमने बोला था सीआरआर सिर्फ आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स बनता है। अब वो फ्री रिजर्व्स हमारे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकते हैं, मेन है कि वो फ्री रिजर्व से बनता है। तो फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बात समझ आ गई। फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, वो मैं लिखवा चुका। अच्छा, सीआरआर कितना बनाना है, कितना कैलकुलेट करना है, वो भी मैं बता चुका। अब सिर्फ आपको एंट्री लिखवा रहा हूं। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन तो ऑफकोर्स हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, भाई ये एंट्री आपको अपने आप करनी है, मैं इस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। क्वेश्चन वाला आपको कभी नहीं बोलेगा सीआरआर की एंट्री करनी है, आपको अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि सीआरआर की एंट्री होगी कि नहीं होगी, कितना अमाउंट होगा, और वो एंट्री आपको अपने आप करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से अगली सेवेंथ एंट्री जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पे भी इंपॉर्टेंट लिखो। ये एंट्री भी आपको अपने आप करनी है, क्वेश्चन वाला कभी नहीं बोलेगा। कौन सी एंट्री लिखो, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, तो इसकी एंट्री लिखो क्या होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है आपके पास, बैलेंस पड़ा है उसमें, तो वो यूज करना है, और वो नहीं है या कम है तो बचा हुआ अमाउंट फ्री रिजर्व।
फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो बेसिकली जो हमने प्रीमियम ऑन बायबैक यहां पे डेबिट किया था, ये वाला, ये जो हमने डेबिट किया था, इसको राइट ऑफ करना होता है हमको अपने आप। क्वेश्चन नहीं बोलेगा, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन देखना, कभी भी नहीं बोलेगा ये करने। अगर आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, वो आपको अपने आप करना है। तो 6th और 7th एंट्री इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराई, ये दोनों एंट्रीज आपको खुद करनी है, क्वेश्चन नहीं बताएगा। नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे और आगे का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। बेसिकली आपको बाद में बड़े क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप ये काम नहीं करोगे तो। हाँ, वही तो कह रहा हूं, सीआरआर की एंट्री मैंडेटरी है। अगर सीआरआर बनाना है तो आपको सीआरआर की एंट्री करनी ही करनी है, वही बोल रहा हूं मैं। जैसे फॉरफीचर के क्वेश्चंस होते थे बचपन में, तो वो आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री अपने आप मैंडेटरीली करनी पड़ती थी, क्वेश्चन कभी नहीं बोलता था, वो आपको खुद करनी पड़ती थी। सेम यहां पे भी वही सीन है, सीआरआर की एंट्री आपको अपने आप करनी ही करनी है। ठीक है, चलो 8th लिखो। अब ये कुछ और आगे जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है जो आपके सीए फाउंडेशन से लिंक्ड है, बट मैं फिर भी आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। कभी कभी क्वेश्चन बोल सकता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम करे। ठीक है, कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, एग्जाम में भी आ सकता है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हैं तो क्या क्या एंट्री होगी। तो वैसे ये एंट्री आपने सीख रखी अपने बचपन के चैप्टर्स में, यानी सीए फाउंडेशन में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, फिर पेमेंट करोगे, पेमेंट करने की एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं ज्यादा इस एंट्री पे चर्चा नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो, ये वाली एंट्री आप सीख चुके हो। यहां लिख लो, यहां फेस वैल्यू आता है, यहां प्रीमियम आता है, यहां अमाउंट ड्यू आता है। ठीक है, इसके अलावा दो एंट्री आपको और करनी पड़ती है, वो सेम एज अबव है। तो स्टार डाल के लिख लो, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एंड ट्रांसफर टू CRR इज सेम एज कौन सा नंबर था, 7th और नहीं 6th और 7th था, तो ऐसे नंबर डाल दो, इज सेम एज 6th एंड 7th। दोबारा नहीं लिख रहा वही एंट्री, क्योंकि रिडेम्पशन पे भी आपको CRR बनाना पड़ता है जस्ट लाइक बायबैक, तो वो भी आपको सेम यहां पे करना है। और जैसे प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करा, वैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी राइट ऑफ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बस यहां पे ऐसे स्टार डाल के लिखवा रहा हूं, सेम एज एंट्री नंबर 6 एंड 7। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कहानी में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हो रहा है, और होगा, वो बिल्कुल हो सकता है, क्वेश्चन है भी ऐसा हमारी बुक में, तो उस केस में हमें ये एंट्रीज अपने आप करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसी तरह से एक और आपका चैप्टर जो आप फाउंडेशन में पढ़ते थे लेकिन वो यहां पे करना पड़ सकता है हमको, दैट इज बोनस इशू। बोनस इशू ये भी हमें करना पड़ सकता है, तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो इसकी भी एंट्री फटाफट लिख लो। तो बोनस की एंट्री याद है आपको, क्या सीखी थी आपने? तो सबसे पहले CRR अकाउंट डेबिट, CRR नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और ये भी नहीं है या कम है तो फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। तो बोनस की एंट्री आप यही सीखते थे, इसी ऑर्डर में आप करते थे, अगर आपको याद हो तो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये मैं कोई नई एंट्री नहीं लिख रहा, आप देख लेना अपने फाउंडेशन के मटेरियल में जाके, यही एंट्री आपने लिखी होगी, वही एंट्री सेम मैं दोबारा से लिख रहा हूं। फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो, तो देखो एंट्रीज यही है, तो अकाउंटिंग पार्ट इतना ही है। अकाउंटिंग पार्ट आपका इतना ही है, तो यहां तक पहले नोटिंग कर लो। तो यहां तक नोटिंग हो गई। एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस, ताकि एक बार ये एंट्री की आप एप्लीकेशन सीख जाओ साथ के साथ, ठीक है। फिर आपको अगली क्लास से पहले रिवाइज करके आना होगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे अपनी स्टडी मटेरियल का, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो अब हमें स्टडी मटेरियल पे आना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है जी। चलो, तो देखो ये रहा आपका स्टडी मटेरियल। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर है 12.8, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे, पेज नंबर 12.8। अच्छा, नोट नहीं किया था क्या? नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा पार्ट नोट नहीं करा, फटाफट बता दो मेरे को। चलो क्वेश्चन पे आते हैं फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आओ पढ़ो मेरे साथ क्या कह रहा है क्वेश्चन। M Limited furnishes the following balance sheet as at 31st March 2021। तो देखो क्वेश्चन की शक्ल देखे घबराना नहीं। क्वेश्चन वाला आपको बैलेंस शीट दे देता है तो क्वेश्चन शक्ल से बड़ा दिखता है, बट एक्चुअली वो बड़ा होगा नहीं, देखना। तो बैलेंस शीट देख लो फटाफट से। शेयर कैपिटल है, नोट नंबर 1। बैलेंस शीट में जो नोट दे रखा है आपको, आपको सिर्फ नोट को देख चेक करना है। तो नोट नंबर 1 ये रहा शेयर कैपिटल। इसमें ऑथराइज इशू एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए फुल्ली पेड। लो बात खत्म हो गई, फुल्ली पेड है। 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच, ठीक है। रुपीज इन थाउजेंड है, ये ध्यान देना। इसके बाद नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, नोट में से चेक कर लो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या है। कैपिटल रिजर्व है 10 रुपए का, ओके। रेवेन्यू रिजर्व देख लो भाई, रेवेन्यू रिजर्व, इट इज अ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट भी इज अ फ्री रिजर्व। तो 6310 का आपका टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है आपकी, नोट नंबर 3 चेक कर लो। हालांकि इसका ऐसा कुछ करते नहीं हम लोग, 10% डिबेंचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड पे क्या नहीं और भी है, अच्छा ट्रेड पेबल्स भी है 40 रुपीज के, क्रेडिटर्स वगैरह होंगे। फिर पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 4 देख लो। ये रहा पीपीई कॉस्ट, ये रही माइनस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो आपका इतने रुपए का आप कह सकते हो डब्ल्यूडीवी हो गया, बुक वैल्यू होगी पीपीई की। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दे रखे हैं 5000। इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हर चीज का कुछ नहीं करना, हमारे लिए तो रेलिवेंट सिर्फ कुछ ही चीजें होंगी। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या कह रहा है यहां पे देख लो। नीचे वो कह रहा है, अरे एक मिनट ऊपर चला गया। कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट ₹15 पर शेयर। तो हमने 15 पर शेयर रुपीस पे बायबैक करने का सोचा। ये 15 रुपए जो है ना, इसको हम बोलते हैं बायबैक प्राइस। क्या बोलते हैं? बायबैक प्राइस।
जैसे जब शेयर्स इशू करते हैं तो इशू प्राइस होता है, वैसे ही जब शेयर्स बायबैक होता है तो बायबैक प्राइस होता है। तो 15 रुपए पे हमने बायबैक करने का रेजोल्यूशन पास करा। तो अगर आप देखोगे मेरे इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हैं, बायबैक में कितने पे कर रहा हूं, बायबैक में 15 रुपए पे कर रहा हूं, तो 10 + 5 दैट मीन्स ये 5 रुपए जो है भाई ये है प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या है ये, प्रीमियम ऑन बायबैक है। 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, 5 रुपए क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक है। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट्स एट 30 lakhs ऑफ 30 lakhs और 25 लाख। तो मैंने यही बोला था, कभी कभी कहानी वाला आपको क्वेश्चन वाला बता देता है कि हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो आपको उसकी भी एंट्री करके दिखानी पड़ती है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आओ करो मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट बेची है तो आपको इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। तो क्या एंट्री बोली थी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की बेची हमने, 25 lakhs की बेची, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 25 रुपीज इन लैक्स है, हम भी रुपीज इन लैक्स ही लिखेंगे। 25 lakhs टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, मतलब बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आ रहा है, 30 lakhs पे। देख लो बैलेंस शीट में चेक कर लेना इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। अच्छा इन्वेस्टमेंट 5000 की थी वैसे तो, बट उसमें से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है, कितनी की, 30 lakhs की इन्वेस्टमेंट हमने बेची है, तो बुक वैल्यू कितनी है, 30 lakhs की। तो बाकी क्या हुआ, बाकी मेरा लॉस हो गया, बाकी मेरा लॉस हो गया 5 लाख का। सिंपल हो गया, 30 lakhs की इन्वेस्टमेंट 25 lakhs पे बेची तो 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। आई थिंक ये एंट्री ओके हो गई। अब दूसरी एंट्री आपको क्या करनी है, दूसरी एंट्री आपको अब बायबैक की करनी है। तो बायबैक की एंट्री कर लो। तो बायबैक की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। देख लेना भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। अब देखो भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने बायबैक करे होंगे, जरा मैं बैलेंस शीट में वापस आ जाता हूं। तो मेरे पास कितने रुपए के शेयर्स थे, मेरे पास कितने रुपए के शेयर्स थे, मेरे पास टोटल 3000 रुपीज इन थाउजेंड्स है। तो अगर मैं इसको टोटल रुपीस में लिखूं तो ये बेसिकली 30 lakhs हो गया, 30 lakhs। तो मेरे पास 30 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स थे, पर शेयर 10 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 10। तो दैट मीन्स मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3 lakhs है। तो मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करे होंगे, मैं नीचे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक। आओ फटाफट से चेक करो। तो हमने बोला मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3 lakhs, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 3 lakhs। तो 3 लाख शेयर्स हैं मेरे, मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट हम लोग बायबैक कर रहे हैं शेयर्स, उसने नीचे बताया था कि हम 20% शेयर्स अपने बायबैक कर रहे हैं। तो हम कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, इसका 20%, तो दैट इज हम 6 लाख शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, हम 6 लाख शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। तो अब इधर आ जाओ, यहां तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो फेस वैल्यू आती है, तो 6 लाख इंटू फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो यह आ गई 60 lakhs। प्रीमियम पर शेयर कितना था, मैंने यहां पे लिखा था सारी चीजें। प्रीमियम पर शेयर था 5 रुपए, पर शेयर प्रीमियम कितना था, 5 रुपए। तो 6 लाख शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए का प्रीमियम है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 30 lakhs। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो गया, टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 90 lakhs। चेक करो इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस एंट्री में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं।
एक मिनट, मेरे कितने शेयर्स थे? 3000, मतलब 30 लैक्स थे, है ना? 30 लैक्स, तो 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 10, ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 3 लैक्स, है ना? और 3 लैक्स का 20%, ओह, 3 लैक्स का 20% कितना होगा? 1/5। ये 6 लैक्स नहीं होगा, ये 60,000 होगा, सो सॉरी, ये 0.6 लैक्स होगा, बेसिकली ये 0.6 लैक्स होगा, तो 0.6 लैक्स, ठीक है? तो ये 0.6 लैक्स है, 0.6, तो 0.6 इंटू 10 हो गया 6, और ये हो गया 3। थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना कैलकुलेशन की, तो ये 0.6 लैक्स है, या 60,000 लिख लो या 0.6 लैक्स लिख लो, मैं यहां पे थोड़ी सी सही कर देता हूं इसको, 0.6, ठीक है? तो 6 लाख, 3 लाख, 9 लाख, अब सही होगी बात मेरी, रुपीज इन लैक्स है। चलो, हाँ सही है, 60,000 होगा, करेक्ट। चलो, अगली एंट्री क्या होती है? अच्छा, इसका नरेशन, इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक। तो एक बार आप नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक, ठीक है? कैलकुलेशन तो मैंने यही दिखा दी, बट हाँ, पहले आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री, आपको पेमेंट करने की एंट्री करनी है, थर्ड एंट्री पे कर दो, तो अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है? तो 9 लाख रुपए ड्यू थे, 9 लाख रुपए हम लोग पे कर देंगे, तो बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक पेड, ठीक है? बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक पेड, तो नेक्स्ट एंट्री मेरी ये हो गई। अब देखो, फोर्थ और फिफ्थ एंट्री आपको अपने आप करनी है। फोर्थ एंट्री है आपकी सीआरआर की, सीआरआर, ठीक है? तो पहले चेक करो सीआरआर कितना बनेगा, सीआरआर कितना बनेगा। मैं यहां पे पहले थोड़ा ऐसे लंबे ढंग से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, तो कितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स बाय बैक करें? ज्यादा दिमाग नहीं मारना, आपने ये वाली एंट्री में जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, ये नॉमिनल वैल्यू ही तो है, ये फेस वैल्यू तो है, तो ये 6 लैक्स हो गया, 6 लैक्स माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। तो क्या हमने कोई शेयर्स इशू करे इस क्वेश्चन में? नहीं करे हैं सर, कुछ नहीं बताया था क्वेश्चन ने। तो बस पूरे 6 लाख रुपए का आपको क्या करना है? आपको पूरे 6 लाख रुपए का सीआरआर क्रिएट करना है। और ये कहां से क्रिएट होगा? ये फ्री रिजर्व से क्रिएट होगा। तो जरा फ्री रिजर्व चेक कर लो, मेरे पास फ्री रिजर्व में क्या क्या पड़ा है। तो अगर आप चेक करोगे, फ्री रिजर्व्स मेरे पास बतेरे है, आपके पास रेवेन्यू रिजर्व भी है, आपके पास पीएनएल अकाउंट भी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फ्री रिजर्व आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं रेवेन्यू रिजर्व यूज कर रहा हूं, मैं रेवेन्यू रिजर्व यूज कर रहा हूं। आप कोई भी फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। तो एंट्री हो जाएगी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ये मेरी मेन एंट्री हो जाएगी, फोर्थ एंट्री, ठीक है? अमाउंट आ गया 6 लैक्स। तो फोर्थ एंट्री हमें अपने आप करनी है, सीआरआर करने की। और फिफ्थ एंट्री है प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए, है ना? तो प्रीमियम ऑफ बायबैक कितना था हमारा? प्रीमियम ऑन बायबैक था आपका 3 रुपए, 3 लाख रुपए रादर, राइट? तो आपको चेक करना है, मैंने कॉन्सेप्ट में क्या लिखवाया, पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करो। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर पैसा पड़ा है तो उसको यूज करो। तो चेक कर लो जरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा है, 5,500, और ये रुपीज इन थाउजेंड्स था, तो मतलब ये 5 लैक्स है, ये 5 लैक्स है। तो 5 लाख रुपीस मेरे पास पड़े हुए हैं, और मुझे कितना राइट ऑफ करना है? मुझे 3 लाख रुपए ही राइट ऑफ करना है।
तो सारा का सारा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट 3 lakhs। बस ठीक है। तो ये लास्ट वाली जो 2 एंट्रीज मैंने करी ये इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन था कि आपको ये एंट्री करनी है सीआरआर की और प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने की। ये दोनों एंट्रीज आपको अपने आप से करनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सैटरडे को अपने शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगे, परसों। तब तक प्लीज इसको जरूर रिवाइज करके आना और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।